दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बहुत खराब होने वाला है। 1968 से 1973 तक, जिसे गोल्डन एज ऑफ एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग कहा जाता है, 348 फ्लाइट्स को हाईजैक किया गया, जिसमें आधे से ज्यादा हाईजैकिंग्स सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में हुई और इनमें से ज्यादातर प्लेन्स को वामपंथी यानी कि कम्युनिस्ट क्यूबा की तरफ डाइवर्ट किया गया। अकेले कोलंबिया में 17 हाईजैकिंग्स हुई। इनमें से एक साउथ अमेरिका की सबसे लंबी हाईजैकिंग थी और उसी की ये कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट एडिल्मा पेरेस के घर से। एडिल्मा सिंगल मदर है, उसके 3 लड़के हैं। वो फ्लाइट के लिए लेट है, उसका जूता नहीं मिल रहा है। उसकी बेबी सीटर भी अब तक नहीं पहुंची है। उसका मंझला बेटा फ्लाइट का नंबर एक बार फिर से पूछता है। एडिल्मा बताती है 601। छोटे बेटे बोरिस को अंडे नहीं खाने हैं। तभी उसे पिकअप के लिए कॉल आता है। एडिल्मा कहती है कि वो टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। उसका बड़ा बेटा विलियम उसे बताता है कि उसका जूता फ्रिज में है। रोबर्टो बोरिस के सर पर अंडा उड़ेल देता है। नन्ना बोरिस बिलखता हुआ वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लेता है। एडिल्मा उसे चेतावनी देती है और फिर जोर से धक्का मारकर दरवाजे को खोल देती है, जो सीधा बोरिस के मुंह पर जाकर लगता है। बोरिस का मुंह लहूलुहान हो जाता है। उसी वक्त एल डोराडो एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में एक छोटी सी गाड़ी में अपने सच्चे सूट्स में 2 नौजवान बैठे हैं। उनमें से एक अपनी जांग पर पिस्तौल को टेप करता है। वो दोनों स्पोर्ट्समैन की तरह हडल करते हैं और तोरो गाड़ी की पिछली सीट पर रखे एक बड़े से गिफ्ट को उठाकर निकल जाता है। उसका साथी भी उससे कुछ दूरी बनाकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। एयरपोर्ट की लाउंज में तोरो पीछे मुड़कर अपने साथी की तरफ देखता है, जो एरो बोलीवार की एक एयर होस्टेस के साथ टकरा जाता है। एयर होस्टेस उसे उसका गेट नंबर बताती है। तोरो का साथी कोई जवाब नहीं देता। दरवाजे की चोट से बोरिस का एक दांत टूट गया था, जिसे एडिल्मा ढूंढ रही है और उसका डॉक्टर कहता है कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। दांत की जिंदगी और मौत का। उसे ढूंढकर एडिल्मा को उसे अपने मुंह में रखना होगा। एरो बोलीवार की एयर होस्टेसेस के ड्रेसिंग रूम में बारबरा के लिए किसी ने फूल भेजे हैं। बारबरा को फूल भेजने वाला पसंद नहीं है। उनकी स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर मिस मंचोला जानना चाहती है कि एडिल्मा कहाँ है। एडिल्मा डेंटिस्ट की क्लिनिक में है बोरिस के साथ। बारबरा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस मंचोला भी पुराना चावल है। वो एडिल्मा को बताती है कि उसके पास रिप्लेसमेंट नहीं है और एडिल्मा को अपनी फ्लाइट पर एक नई एयर होस्टेस को ट्रेन भी करना है। फ्लाइट 601 8:10 पर डिपार्ट करेगी। उससे पहले अगर एडिल्मा एयरपोर्ट नहीं पहुंचती है तो उसे नया जॉब ढूंढ लेना चाहिए। बारबरा कहती है वो उसकी फ्लाइट की बोर्डिंग करा देगी, सिर्फ बोर्डिंग। एयरपोर्ट का एक सिक्योरिटी गार्ड तोरो की ब्राउन पैंट और सफेद सॉक्स देखकर उसको रोक लेता है। तोरो एकदम सामान्य रहता है और ये टेस्ट पास कर लेता है। अब हम मिलते हैं फ्लाइट 601 के एक्सपीरियंस्ड पायलट रिचर्ड विल्चस से, जो अपनी कुर्सी पर बैठे फर्स्ट ऑफिसर ग्वेलर्मो की खिंचाई करता है, मजाक में, लेकिन साथ ही उसे अपने कंधे पर चढ़ने नहीं देता। एडिल्मा की बेबी सीटर उस दिन गुटली मार लेती है। विलियम को अपने भाइयों की जिम्मेदारी सौंपकर एडिल्मा एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाली होती है जब बोरिस उसे रोक लेता है, अपने डॉट के लिए, जो एडी हर फ्लाइट से पहले उसकी और अपनी कलाई पर बनाती है। बोर्डिंग के लिए अपने गेट पर इंतजार कर रहा तोरो और उसका साथी दोनों नर्वस लगते हैं। कैप्टन विल्चस के आदेश पर एरो बोलीवार की फ्लाइट नंबर 601 की बोर्डिंग शुरू हो जाती है। बारबरा तोरो के साथी को पहचान लेती है, जो फिर से उसे कोई जवाब नहीं देता। बोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है और बारबरा नई होस्टेस को जादुई मंत्र देकर निकल लेती है। मंत्र है, कुछ भी हो जाए मुस्कुराते हुए मुंह में 666 बोलना है। दूसरी तरफ दौड़ती भागती गिरती पड़ती एडी अब भी फ्लाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। गेट पर उसे बारबरा मिलती है और वो उसे वही बताती है जो एडी एयरपोर्ट के शीशे के बाहर देखती है, हवा में उड़ती हुई उसकी नौकरी। ड्रेसिंग रूम में मिस मंचोला ये गुड न्यूज कंफर्म कर देती है। एडी उसे चुनौती देते हुए कहती है कि ये अधिकार सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर पिराटिके के पास है, जिसकी वो एक सेक्रेटरी है। फ्लाइट 601 में सीट बेल्ट का साइन ऑफ और स्मोकिंग का साइन ऑन हो जाता है। तोरो का साथी वॉशरूम में जाकर अपनी पिस्तौल निकाल लेता है, जिसके बाद वो नई एयर होस्टेस को 2 कप कॉफी बनाकर कॉकपिट में ले जाने को कहता है। एयर होस्टेस की आवाज सुन कॉकपिट का दरवाजा खुल जाता है और हाईजैकर कैप्टन विल्चस पर बंदूक तान देता है। वो कहता है कि फ्लाइट काली की जगह मेडलिन जाएगी, जहां प्लेन रिफ्यूल करेगा और वो क्यूबा जाएंगे।
मौका मिलते ही नौसिखिया एयर होस्टेस कैबिन की तरफ लपकती है और चिल्लाकर सबको बताने लगती है कि वो सब मारे जाएंगे। तोरो उसे चुप कराता है और अपने बेकरी के बॉक्स से एक बड़ी सी बंदूक निकाल लेता है। फ्लाइट में अफरा तफरी बच जाती है और अब कैप्टन विल्चेस को पता चलता है कि बारबरा फ्लाइट पर नहीं है। फ्लाइट में शांति बहाल होने पर उसे मैडेलिन की तरफ मोड़ दिया जाता है। एडिल्मा डायरेक्टर पिराटिक के दफ्तर में घुस जाती है। उसे ये अच्छा नहीं लगता। एडिल्मा बताती है कि मंचोला ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। पिराटिक उसे याद दिलाता है कि अब वो कंपनी का डायरेक्टर है, ऑपरेशंस में काम नहीं करता, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एडी कहती है बिल्कुल, शायद उसी तरह जिस तरह से मंचोला उन सब से ऑलिव, बादाम और विस्की की स्मगलिंग करवाती है। पिराटिक एरो बुलिवार की चॉकलेट देते हुए उसकी नौकरी बहाल कर देता है। लेकिन ये खुशी का मौका ज्यादा देर नहीं टिकता। मंचोला कैबिन में एंटर कर बताती है कि फ्लाइट 601 को हाईजैक कर लिया गया है। पिराटिक पूछता है फ्लाइट पर कितने लोग हैं। मंचोला बताती है 43 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स, जिसमें से उस इकलौती एयर होस्टेस की ये पहली फ्लाइट है। पिराटिक जानना चाहता है कि दूसरी एयर होस्टेस कहाँ है। एडी कहती है यहाँ। ये सुनते ही पिराटिक इस बार उसे नौकरी से बर्खास्त कर देता है। 3 बच्चों की सिंगल मदर एडिल्मा के पास अब नौकरी नहीं है। फ्लाइट की इकलौती एयर होस्टेस के लिए ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कैप्टन विल्चेस फर्स्ट ऑफिसर से कहता है कि वो ऑपरेशंस को कॉल करे। उन्हें कैरेबियन और सेंट्रल अमेरिका के चार्ट्स चाहिए। साथ ही हाईजैकर्स एक न्यू अटेंडेंट की डिमांड कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में पिराटिक लड़कियों को चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है, जिनके कानों पर जू नहीं रेंगती। अब पिराटिक पॉइंट पर आ जाता है और कोड नंबर के जरिए लड़कियों को बताता है कि फ्लाइट 601 हाईजैक हो चुकी है। मंचोला समस्या बताती है। एडिल्मा की मेहरबानी से फ्लाइट पर इकलौती नौसिखिया होस्टेस है जो बेहोश हो चुकी है। हाईजैकर्स ने मेडेलिन में नई होस्टेस की डिमांड रखी है। लड़कियां पूछती हैं, अंकिल रेसिग्नेशन लेटर कल सुबह तक दे दे तो चलेगा? तभी कमरे के पीछे से आवाज आती है, मैं करूंगी। वो आवाज एडिल्मा की होती है, जो अपने बच्चों के खातिर मौत के मुंह में जाने को तैयार है, लेकिन उसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। बात 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तय हो जाती है। एडिल्मा घर पर फोन लगाती है। बच्चे बताते हैं कि बेबी सिटर नहीं आई है। एडी के पूछने पर विलियम बताता है कि फ्रिज में 7 पैक्ड लंच बॉक्सेस हैं। एडी उसे अपने भाइयों का ख्याल रखने को कहती है। उसकी फ्लाइट रीस्केड्यूल हो गई है, वो रात में घर नहीं आएगी। विलियम कहता है वो सब संभाल लेगा। मेडेलिन में 601 की रिफ्यूलिंग स्टार्ट हो जाती है। कैप्टन विल्चेस हाईजैकर को बताता है कि रिफ्यूलिंग में 2 घंटे लगेंगे। जाहिल हाईजैकर कहता है उसके पास आधा घंटा है। कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतने कम फ्यूल से तो प्लेन देश के बाहर भी नहीं जाएगा। हाईजैकर उसे 1 घंटा देता है। एडिल्मा को प्राइवेट प्लेन से मेडेलिन भेज दिया जाता है, जहां उसे बारबरा मिलती है, जिसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वो एडी के साथ 601 पर जाना चाहती है। एडी कहती है कि वो 601 पर इसलिए जा रही है क्योंकि उसके घर पर 3 बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ 7 लंच बॉक्सेस हैं, और अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो नहीं जानती कि आगे का खाना कहां से आएगा। बारबरा कहती है कि फ्लाइट पर 2 अटेंडेंट्स चाहिए और उससे बेहतर साथी उसे और कोई नहीं मिलेगा। रिफ्यूलिंग खत्म हो जाती है और एडी और बारबरा प्लेन की तरफ बढ़ती हैं, जहां उन्हें प्लेन पर चढ़ने के लिए छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी मिलती है और आयल में बंदूक ताने खड़े हुए दोनों हाईजैकर्स, जो उन्हें देखकर खुश नहीं हैं। कैप्टन विल्चेस कहता है अपने पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए उसने ऐसा किया। हाईजैकर कहता है कि अगर उसने आगे ऐसी कोई हीरोपंती दिखाई तो वो उसे सीधा गोली मार देगा। तोरो एडी और बारबरा को उतरने के लिए कहता है, लेकिन उसका साथी मना कर देता है। वो कहता है कि कैप्टन की बेवकूफी की वजह से अब उनके पास 2 एक्स्ट्रा हॉस्टेजेस हैं। फ्लाइट 601 एक बार फिर से उड़ान भरती है, लेकिन क्यूबा के लिए नहीं। हाईजैकर उन्हें नई डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट्स देता है, जिन्हें देखकर कैप्टन विल्चेस हैरान हो जाता है। एडी घर पर 3 लड़के छोड़कर आई थी। फ्लाइट पर उसे बेटी भी मिल जाती है, जो अपनी माँ का पूरा इम्तिहान लेती है। एडी उसका मुंह धुलाने वॉशरूम ले जाती है, जहां पहले से ही एक मुसीबत मौजूद होती है। तोरो का साथी बंदूक लेकर जब बाहर निकला था, तब वो पैसेंजर वॉशरूम में गई थी। एडी तोरो से कहती है कि उस वॉशरूम का वाटर सप्लाई काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें फर्स्ट क्लास के वॉशरूम में जाना होगा। तोरो कहता है बिल्कुल नहीं, सिर्फ आधे घंटे की बात है, चुपचाप बैठ जाओ।
आधे घंटे में क्यूबा। अब तोरो का साथी बताता है कि वो रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के होस्टेज हैं और अरूबा जा रहे हैं। दमनकारी यानी कि ऑपरेसिव गवर्नमेंट को उनके आगे झुकना होगा और आम आदमी की सुननी होगी, और अगर राष्ट्रपति ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हॉस्टेजेस को इस क्रांति के लिए शहीद होना होगा। दोनों हाईजैकर्स नारा लगाते हैं, क्रांति या मौत। एडी और बारबरा को अपनी हीरोपंती का पछतावा होने लगता है। एरो बोलीवार के बोर्डरूम में पिराटिक बताता है, गवर्नमेंट हाईजैकर से नेगोशिएशन तभी करेगी जब वो हॉस्टेजेस को छोड़ना शुरू करेंगे, और रही बात फिरौती के 2 लाख यूएस डॉलर्स की, तो वो एरो बोलीवार देगा। बोर्ड का चेयरमैन इससे साफ इनकार कर देता है। उसे अपनी बेटी की पार्टी में जाना है। पिराटिक उसके आड़े आ जाता है। वो कहता है कि देश का राष्ट्रपति भ्रष्ट और सिरफिरा है। पैसेंजर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी एरो बोलीवार की है। चेयरमैन उसे बेवकूफ बताता है। मंचोला अरूबा की खबर लेकर पहुंच जाती है। पिराटिक चेयरमैन के 10% शेयर बेचकर हाईजैकर से समझौता करने के लिए बोर्ड मेंबर्स को मना लेता है। कैप्टन विल्चर्स बड़े प्यार से प्लेन को अरूबा में उतार देता है। एडी कैप्टन को कांटेक्ट करती है, लेकिन जवाब देने से पहले हाईजैकर उसे हथकड़ी लगा देता है। पिराटिक अपने ऑफिस में अपनी बहादुरी की दवाई ढूंढता है, जिन्हें मंचोला ने गायब कर दिया है। लेकिन वो ये भी जानती है कि इस समय पिराटिक को दवाई की सख्त जरूरत है, लेकिन वो उसे तभी मिलेगी जब वो चुपचाप गवर्नमेंट को अपना काम करने देगा। पिराटिक कहता है कि ये उसका सुनहरा मौका है। अगर वो हॉस्टेजेस को छुड़ा लेता है तो एक दिन वो दोनों एरो बोलीवार के मालिक होंगे। पिराटिक हाईजैकर्स के साथ समझौता सबके सामने करना चाहता है। वो उसका शो बनाना चाहता है। मंचोला जानती है कि उसे दवाई की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। पिराटिक हाईजैकर को बताता है कि वो कंपनी का डायरेक्टर है और वो उससे समझौता करने को तैयार है। हाईजैकर कहता है कि वो गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर से ही बात करेगा। पिराटिक कहता है कि गवर्नमेंट उनके साथ तभी बात करेगी जब वो हॉस्टेजेस को छोड़ना शुरू करेंगे। हाईजैकर कहता है उसे भ्रष्ट राष्ट्रपति की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। पिराटिक कहता है जहां तक रही बात पैसे की, तो वो एरो बोलीवार उन्हें देगा। साथ ही वो हाईजैकर का नाम भी पूछता है। हाईजैकर बताता है यूलिसिस। पिराटिक कहता है कि अगर वो किसी भी हॉस्टेज को छोड़ता है तो वो उसे 1 घंटे में $50,000 देगा। यूलिसिस कहता है गवर्नमेंट का मिनिस्टर और 4 घंटे में $2 लाख और कुछ नहीं। यूलिसिस किसी भी हॉस्टेज को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। प्लेन के पीछे बैठी एडी कॉकपिट की सारी बातें सुन रही होती है। अब वो अपना दिमाग चलाती है। वो वॉशरूम में छुपी हुई पैसेंजर को प्रेग्नेंट बनाना चाहती है। पैसेंजर के मना करने पर वो उसे अपने तीनों बच्चों की दुहाई देती है। बाहर एक पैसेंजर को वॉशरूम यूज करने की इमरजेंसी हो जाती है। उसकी हालत देखकर तोरो उसे काम कर रहे फर्स्ट क्लास के वॉशरूम में जाने देता है। फर्स्ट क्लास में बैठी एक पैसेंजर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बारबरा से कहती है कि उस पैसेंजर के निकलने के बाद उसे वॉशरूम को अच्छी तरह से साफ करना होगा। बारबरा पीए सिस्टम पर अनाउंसमेंट करती है कि फर्स्ट क्लास के महत्वपूर्ण पैसेंजर्स संयम बनाए रखें, क्रांतिकारी आम आदमी के हक के लिए लड़ रहे हैं। यूलिसिस को बारबरा की ये अदा शायद पसंद आती है। एडी आयल में डॉक्टर को ढूंढना शुरू कर देती है। तोरो उसे वापस जाने को कहता है। एडी बताती है प्लेन पर एक प्रेग्नेंट औरत है जिसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। यूलिसिस उस पैसेंजर से मिलना चाहता है। पता चलता है फर्स्ट ऑफिसर ने पायलट बनने से पहले डॉक्टर बनने की भी कोशिश की थी। पैसेंजर के पेट को हाथ लगाते ही गुलेर्मो को सारी बात समझ आ जाती है। वो कहता है महिला को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। ये सुनते ही पूरे प्लेन में खुशबू शुरू हो जाती है। यूलिसिस उनके दबाव में आता हुआ नजर आता है। वो पिराटिक को कॉल करता है। एडिल्मा उसे इमरजेंसी के बारे में बताती है। पिराटिक कहता है कि वो एम्बुलेंस भेज रहा है, लेकिन तभी यूलिसिस बाजी पलट देता है। वो कहता है गर्भवती महिला की रिहाई के लिए अब उन्हें उसे $4 लाख देने होंगे और उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अब एडिल्मा अपने आप को इस मुसीबत का जिम्मेदार मानने लगती है। दूसरी तरफ पिराटिक चेयरमैन की पार्टी में बिन बुलाए घुस जाता है। वो कहानी को अपने हिसाब से सुनाते हुए कहता है कि हाईजैकर्स एक गर्भवती महिला को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अब वो $4 लाख की डिमांड कर रहे हैं। ये सुनते ही चेयरमैन उसकी और बेइज्जती करता है और उसे पार्टी से बाहर फेंक देता है। पिराटिक भी कम कमीना नहीं है। चेयरमैन पर दबाव बनाने के लिए वो चुपचाप एक पब्लिसिटी के भूखे जर्नलिस्ट को ब्रेकिंग न्यूज दे देता है। बाथरूम इमरजेंसी वाले पैसेंजर को फिर से जाना है। फर्स्ट क्लास वाली पैसेंजर उसे रोकती है और बारबरा की बेइज्जती करती है। यूलिसिस टोरे से कहता है अच्छा है, प्लेन में गर्मी बढ़ने दे। हॉस्टेजेस में हाथापाई शुरू हो जाती है और पैसेंजर की पैंट गंदी।
बदबू से सब बेहाल हो जाते हैं। फर्स्ट क्लास पैसेंजर की नस्ल भेद टिप्पणियों से बारबरा को आहत पहुंचती है। वो बड़ी मुश्किल से गरीबी से निकली थी और यहाँ पहुंचकर भी उसे जिल्लत ही मिल रही थी। इसी बीच मरुलांडा अरूबा पहुंच जाता है ब्रेकिंग न्यूज के लिए। उसका वहां आना यूलिसिस को भी पसंद आता है और वो उसे प्लेन पर बुला लेता है। मरुलांडा की तो मानो लॉटरी ही लग जाती है। फर्स्ट क्लास का पर्दा फाड़ते हुए यूलिसिस कहता है कि ये है वो दीवार जो अमीरों और गरीबों को अलग करती है। उनकी क्रांति आम आदमी के लिए है। अब वो कुछ कैदियों की रिहाई और $4 लाख की फिरौती की डिमांड करता है। एडिल्मा मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो मरुलांडे का ध्यान प्रेग्नेंट पैसेंजर की तरफ खींच लेती है। उसकी हालत देखकर मरुलांडा गवर्नमेंट पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो किसका इंतजार कर रहे हैं? हाईजैकर्स से समझौता क्यों नहीं हो रहा है? यूलिसिस उसका कैमरा बंद करवा देता है। मेरा टिके अब खुलेआम पीना शुरू कर देता है और उसकी हिम्मत भी बढ़ती हुई नजर आती है। गर्भवती महिला और मीडिया का प्रेशर बनाते हुए वो यूलिसिस को समझौते पर ले आता है। 3 घंटे में $2 लाख। तोरो कहता है 3 घंटे बाद वो गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगा। क्रांति या मौत। पिराटिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और रेडियो पर अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए $2 लाख की फिरौती देने का ऐलान कर देता है। दोनों हाईजैकर्स इस खबर को रेडियो पर सुनते हैं। यूलिसिस औरतें और बच्चों को रिहा करने का ऐलान करता है और पिराटिक अचानक से हीरो बन जाता है। मारुलांडा इस खबर का अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है। एरो बोलीवार के दफ्तर में पैसे भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। एम्बुलेंस के पास पहुंचकर गर्भवती बनी हुई महिला एडिल्मा से कहती है कि उसे उसके साथ चलना चाहिए अपने बच्चों के लिए। बारबरा अब भी प्लेन पर ही होती है हाईजैकर्स के साथ। टीवी पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देता है। हाईजैकर्स के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और उनके साथ समझौता करने वालों को उनका साथी माना जाएगा। विलियम भी ये संदेश सुनता है। एडी महिला के हाथ पर मंचोला का नंबर लिख देती है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। औरतें और महिलाएं राहत की सांस लेती हैं और एम्बुलेंस में उपचार के लिए लगाए गए अल्कोहल से मंचोला का नंबर मिट जाता है। बारबरा के लिए एडी वापस प्लेन की तरफ बढ़ जाती है। मरुलांडा जानना चाहता है कि मौका होते हुए भी वो वापस क्यों जा रही है। विलियम रेडियो पर यह खबर सुन रहा होता है। एडिल्मा कहती है उसकी ड्यूटी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी पैसेंजर उतर नहीं जाएगा। मरुलांडा का क्रू उसे छोड़कर भाग जाता है। अपना वादा पूरा कर कर यूलिसिस पिराटिके से जानना चाहता है कि उसका पैसा कहाँ है। पिराटिके उसे बता देता है कि राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर कहा है कि वो उनके साथ समझौता नहीं करेगा। वो आर्मी भेज रहा है। उन्हें जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहिए। ये सुनते ही यूलिसिस अपना आपा खो बैठता है। वो एडिल्मा से कहता है कि ये सब उसकी मेहरबानी है, इसलिए सबसे पहले मरने वाले पैसेंजर को उसे ही चुनना होगा। आखिरकार यूलिसिस छोटी लड़की के बाप को चुन लेता है। तोरो कॉकपिट के रेडियो से पिराटिके को ये खबर लाइव सुनाता है। यूलिसिस गिड़गिड़ाते हुए होस्टेज को कार्गो हैच में डाल देता है और फिर उसे गोली मार देता है। प्लेन पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। यूलिसिस पिराटिके से पूछता है कि क्रांति या मौत का मतलब अब उसे समझ में आया। उसके पास पैसे भेजने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं, जिसके बाद प्लेन पर कत्लेआम शुरू हो जाएगा। पिराटिक कहता है कि वो चाहकर भी 6 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएगा। यूलिसिस कहता है कि वो 6 बजे के बाद 1 मिनट भी इंतजार नहीं करेगा। क्रांति या मौत। इसके बाद वो फर्स्ट क्लास के कैबिन को खाली करवाता है। उस प्लेन पर अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कैप्टन विल्चस एडिल्मा को कांटेक्ट करता है। वो कहता है जो भी हुआ उसमें एडिल्मा की कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट और कंपनी ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन वो लड़े बिना नहीं मरेंगे। एडिल्मा को किसी तरह से उसकी हथकड़ी खुलवानी होगी। एरो बोलीवार के ऑफिस में पिराटिक फिरौती के पैसे लेकर बैठा होता है। चेयरमैन उससे कहता है क्या उसने राष्ट्रपति की बात नहीं सुनी? पैसे को वापस सेफ में डालो और बाहर जाकर हॉस्टेजेस के परिजनों का सामना करो। घर पर बोरिस को बुखार चढ़ा होता है और वो एडिल्मा के लिए रोने लगता है। प्लेन पर एडिल्मा को भी इसका एहसास हो जाता है।